भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। 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 बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध। बंगाल पर नियंत्रण। बंगाल पर नियंत्रण। बंगाल पर नियंत्रण। बंगाल पर नियंत्रण। सर्वप्रथम बंगाल नियंत्रण क्यों? सर्वप्रथम बंगाल नियंत्रण क्यों? सर्वप्रथम बंगाल नियंत्रण क्यों? पहला, आर्थिक सामरिक स्थिति। एक विशाल उपजाऊ प्रदेश जिससे उत्पादन अधिशेष तथा व्यापार कर प्राप्ति अधिक। सर्वप्रथम बंगाल नियंत्रण क्यों? आर्थिक सामरिक स्थिति। एक विशाल उपजाऊ प्रदेश जिससे उत्पादन अधिशेष तथा व्यापार कर व्यापक कर प्राप्ति अधिक। आर्थिक सामरिक स्थिति। एक विशाल उपजाऊ प्रदेश जिससे उत्पादन अधिशेष तथा व्यापक कर प्राप्ति अधिक। आर्थिक सामरिक स्थिति। एक विशाल उपजाऊ प्रदेश जिससे उत्पादन अधिशेष तथा व्यापक कर प्राप्ति अधिक। आर्थिक सामरिक स्थिति। एक विशाल उपजाऊ प्रदेश जिससे उत्पादन अधिशेष तथा व्यापक कर प्राप्ति अधिक। समुद्र तटीय स्थिति, बंदरगाह मौजूद। 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 खनिज संसाधन संपन्न क्षेत्र, तांबा, लोहा, सोना, बारूद। 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 केंद्रीय मुगल सत्ता से दूरी। 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 स्थानीय राजनीतिक इकाइयों का शक्तिहीन होना। 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 दक्षिण भारत के समान क्षेत्रीय शक्ति अनुपस्थित। 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 क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं। 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 बंगाल मुगल साम्राज्य का प्रांत। 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 सूबेदार, दीवान, वित्तीय प्रमुख। बंगाल मुगल साम्राज्य का प्रांत, सूबेदार, दीवान। बंगाल मुगल साम्राज्य का प्रांत, सूबेदार, दीवान। बंगाल मुगल साम्राज्य का प्रांत, सूबेदार, दीवान। सूबेदार अजी मुसान जो सरदार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहता था, अतः सूबेदार का कार्य भी दीवान द्वारा। अजी मुसान सूबेदार। अजी मुसान जो राय दरबार के से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली के दरबार में रहता था, अतः सूबेदार का कार्य भी दीवान द्वारा। सूबेदार अजी मुसान जो राय दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली के दरबार में रहता था, अतः सूबेदार का कार्य भी दीवान द्वारा। बंगाल मुगल साम्राज्य का प्रांत। सूबेदार अजी मुसान जो राय दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली के दरबार में रहता था, तथा सूबेदार का कार्य भी दीवान द्वारा। सूबेदार अजी मुसान जो राय दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहता तथा सूबेदार का कार्य भी दीवान द्वारा। दीवान वित्तीय प्रमुख। मुर्शिद कुली खान 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आर्थिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रमुख बना तथा नवाब कहलाया। दीवान वित्तीय प्रमुख। मुर्शिद कुली खान 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आर्थिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रमुख बना तथा नवाब कहलाया। दीवान वित्तीय प्रमुख। मुर्शिद कुली खान 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आर्थिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रमुख बना तथा नवाब कहलाया। दीवान वित्तीय प्रमुख। मुर्शिद कुली खान 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आर्थिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रमुख बना तथा बंगाल का नवाब कहलाया। दीवान वित्तीय प्रमुख। मुर्शिद कुली खान 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आर्थिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रमुख बना तथा नवाब कहलाया। 1651 में ब्रिजबेन के अधीन बंगाल में हुगली प्रथम अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1651 में ब्रिजबेन के अधीन बंगाल में हुगली प्रथम अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। 1651 में ब्रिजबेन के अधीन बंगाल में हुगली प्रथम अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। 1651 में ब्रिजबेन के अधीन बंगाल में हुगली प्रथम अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। 1651 में ब्रिजबेन के अधीन बंगाल में हुगली प्रथम अंग्रेजी व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई। 1717 में अंग्रेजों ने फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त शाही फरमान से विशिष्ट व्यापारिक सुविधा प्राप्त की। 1717 में अंग्रेजों ने फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त शाही फरमान से विशिष्ट व्यापारिक सुविधा प्राप्त की। 1717 में अंग्रेजों ने फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त शाही फरमान से विशिष्ट व्यापारिक सुविधा प्राप्त की। 1717 में अंग्रेजों ने फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त शाही फरमान से विशिष्ट व्यापारिक सुविधा प्राप्त की। 1717 में अंग्रेजों ने फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त शाही फरमान से विशिष्ट व्यापारिक सुविधा प्राप्त की। अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेजों
अंग्रेज राजनीतिक हस्तक्षेप का उचित अवसर तलाश रहे थे। अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेज राजनीतिक हस्तक्षेप का उचित अवसर तलाश रहे थे। अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेज राजनीतिक हस्तक्षेप का उचित अवसर तलाश रहे थे। अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेज राजनीतिक हस्तक्षेप का उचित अवसर तलाश रहे थे। अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से अंग्रेज राजनीतिक हस्तक्षेप का उचित अवसर तलाश रहे थे। दक्षिण भारत की राजनीति कर्नाटक युद्ध से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने नवाब की बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत की राजनीति कर्नाटक युद्ध से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने नवाब की बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत की राजनीति कर्नाटक युद्ध से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने नवाब की बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत की राजनीति कर्नाटक युद्ध से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने नवाब की बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत की राजनीति कर्नाटक युद्ध से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने नवाब की बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास किया। वस्तुतः बंगाल की राजनीति में नवाबों का आंतरिक संघर्ष अंग्रेजों की राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। वस्तुतः बंगाल की राजनीति में नवाबों का आंतरिक संघर्ष अंग्रेजों के राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। वस्तुतः बंगाल की राजनीति में नवाबों का आंतरिक संघर्ष अंग्रेजों को राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। वस्तुतः बंगाल की राजनीति में नवाबों का आंतरिक संघर्ष अंग्रेजों को राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। वस्तुतः बंगाल की राजनीति में नवाबों का आंतरिक संघर्ष अंग्रेजों को राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। मुर्शिद कुली खां 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 औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीम हुसैन थे, जो राज परिवार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहते थे। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीम हुसैन थे, जो राज परिवार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहते थे। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीम हुसैन थे, जो राज परिवार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली दरबार में रहते थे। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। अतः बंगाल की वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। 1717 में फर्रुखिया द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया। 1717 में फर्रुखिया द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया। 1717 में फर्रुखिया द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। 1717 में फर्रुखिया द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया। 1717 में फर्रुखिया द्वारा इसे बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया गया। बंगाल का अंतिम सूबेदार इसके बाद से बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। बंगाल का अंतिम सूबेदार इसके बाद से बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। बंगाल का अंतिम सूबेदार इसके बाद से बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। बंगाल का अंतिम सूबेदार इसके बाद से बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। बंगाल का अंतिम सूबेदार इसके बाद से बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधार 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 छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। फलतः राजकीय आय बढ़ी। छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। फलतः राजकीय आय बढ़ी। छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि सरकारी राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। फलतः राजकीय आय बढ़ी। छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। फलतः राजकीय आय बढ़ी। छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई कर जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। फलतः राजकीय आय बढ़ी। बड़े जमींदारों की जागीर भूमि को बनाए रखा, क्योंकि ये राजस्व वसूली में उनका सहयोग करते थे। बड़े जमींदारों की जागीर भूमि को बनाए रखा, क्योंकि ये राजस्व वसूली में उनका सहयोग करते थे। बड़े जमींदारों की जागीर भूमि को बनाए रखा, क्योंकि ये राजस्व वसूली में उनका सहयोग करते थे। बड़े जमींदारों की जागीर भूमि को बनाए रखा, क्योंकि ये राजस्व वसूली में उनका सहयोग करते थे। बड़े जमींदारों की जागीर भूमि को बनाए रखा, क्योंकि ये राजस्व वसूली में उनका सहयोग करते थे। किसानों को ऋण तकाबी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। किसानों को ऋण तकाबी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। किसानों को ऋण तकाबी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। किसानों को ऋण तकाबी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। किसानों को ऋण तकाबी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। किसानों को ऋण तकाबी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। उपरोक्त सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण सीताराम राय जैसे जमींदारों ने विद्रोह किया। उपरोक्त सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण सीताराम राय जैसे जमींदारों ने विद्रोह किया। उपरोक्त सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण सीताराम राय जैसे जमींदारों ने विद्रोह किया। उपरोक्त सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण सीताराम राय जैसे जमींदारों ने विद्रोह किया। उपरोक्त सुधारों से नाराज होकर गुलाम मोहम्मद उदय नारायण सीताराम राय जैसे जमींदारों ने विद्रोह किया, जिसका दमन कर मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। जिसका दमन कर मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। जिसका दमन कर मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। जिसका दमन कर मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। जिसका दमन कर मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। अलीवर्दी खां 1740 से 56। 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 मुगल बादशाह को भेजा जाने वाला राजस्व बंद कर दिया। मुगल बादशाह को भेजा जाने वाला राजस्व बंद कर दिया। मुगल बादशाह को भेजा जाने वाला राजस्व बंद कर दिया। मुगल बादशाह को भेजा जाने वाला राजस्व बंद कर दिया। मुगल बादशाह को भेजा जाने वाला राजस्व बंद कर दिया। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। उसने कहा कि यदि इन्हें ना छोड़ा जाए
तो ये शहद देंगी और इसे छेड़ने पर काट काट करके मार डालेंगी। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, उसने कहा यदि इन्हें ना छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ने पर काट काट करके मार डालेंगी। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, उसने कहा यदि इन्हें ना छेड़ा जाए यदि छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ने पर काट काट के मार डालेंगी। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, उसने कहा यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और इन्हें छेड़ने पर काट काट के मार डालेंगी। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की, उसने कहा यदि इन्हें ना छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ने पर काट काट कर मार डालेंगी। इन्हें मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा मराठों को उड़ीसा प्रांत 12 लाख चौथ देना पड़ा। इन्हें मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा मराठों को उड़ीसा प्रांत में 12 लाख चौथ देना पड़ा। इन्हें मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा मराठों को उड़ीसा प्रांत में 12 लाख चौथ देना पड़ा। इन्हें मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा मराठों को उड़ीसा प्रांत में 12 लाख चौथ देना पड़ा। इन्हें मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा तथा मराठों को उड़ीसा प्रांत में 12 लाख चौथ देना पड़ा। अलीवर्दी खान ने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अलीवर्दी खान ने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अलीवर्दी खान ने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अलीवर्दी खान ने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अलीवर्दी खान ने अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। 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 सिराजुद्दौला 1756 से 57। सिराजुद्दौला 1756 से 57। सिराजुद्दौला 1756 से 57। सिराजुद्दौला 1756 से 57। सिराजुद्दौला 1756 57। सिराजुद्दौला 1756 57। नवाब बनने के साथ ही संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। नवाब बनने के साथ ही संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। नवाब बनने के साथ ही संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिराजुद्दौला नवाब बनने के साथ ही संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा। नवाब बनने के साथ ही संबंधियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग तथा मौसी घासेटी बेगम प्रमुख थी। जिसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग तथा मौसी घासेटी बेगम प्रमुख थी। जिसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग तथा मौसी घासेटी बेगम प्रमुख थी। जिसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग तथा मौसी घासेटी बेगम प्रमुख थी। जिसमें पूर्णिया के नवाब शौकत जंग तथा मौसी घासेटी बेगम प्रमुख थी। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोधियों को संरक्षण दिया गया तथा अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोधियों को संरक्षण दिया गया तथा अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी कर दी गई। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोधियों को संरक्षण दिया गया तथा अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी कर दी। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोधियों को संरक्षण दिया गया तथा अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों द्वारा नवाब के विरोधियों को संरक्षण दिया गया तथा अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। अतः सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अतः सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था। सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कलकत्ता पर हमला किया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इसका नाम बदलकर नवाब ने अलीनगर कर दिया। 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 इस घटना के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने ब्लैक हॉल कांड का उल्लेख किया, जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में कैद किया और अगले सुबह इनमें से केवल 23 जिंदा थे। इस घटना के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने ब्लैक हॉल कांड का उल्लेख किया, जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में कैद कर दिया और अगले सुबह इनमें से केवल 23 जिंदा थे। इस घटना के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने ब्लैक हॉल कांड का उल्लेख किया, जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में कैद कर दिया और अगले सुबह इनमें से केवल 23 जिंदा थे। इस घटना के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने ब्लैक हॉल कांड का उल्लेख किया, जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में कैद कर दिया और अगले सुबह इनमें से केवल 23 जिंदा थे। इस घटना के संदर्भ में ब्रिटिश अधिकारी हॉलवेल ने ब्लैक हॉल कांड का उल्लेख किया, जिसके तहत नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में कैद किया और अगले सुबह इनमें से केवल 23 जिंदा थे। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण हेतु क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई तथा फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार किया। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण हेतु क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई तथा फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार किया। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण हेतु क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई तथा फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार किया। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण हेतु क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई तथा फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार किया। अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण हेतु क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से सेना बुलाई तथा फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार किया। इसी क्रम में फरवरी 1757 में सिराज और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई। इसी क्रम में फरवरी 1757 में सिराज और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई। इसी क्रम में फरवरी 1757 में सिराज और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई। इसी क्रम में फरवरी 1757 में सिराज और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई। इसी क्रम में फरवरी 1757 में सिराज और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि सिराज और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। अब देखो, पहला, मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त। मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त। मुगल बादशाह द्वारा
प्रदत्त सभी सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त, मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त, मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाएं अंग्रेजों को प्राप्त। कंपनी के विशेषाधिकारों को पुनः मान्यता, 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 कंपनी के विशेषाधिकारों को पुनः मान्यता। अंग्रेजों के दस्तक से लाए गए सामान पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजों के दस्तक से लाए गए सामान पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजों के दस्तक से लाए गए सामान पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजों के दस्तक से लाए गए सामान पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा। अंग्रेजों के दस्तक से लाए गए सामान पर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की सीमाओं में कोई कर नहीं लिया जाएगा। कलकत्ता की किलेबंदी अंग्रेजी अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। कलकत्ता की किलेबंदी अंग्रेज 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 अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने का अधिकार होगा। 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 तत्पश्चात क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तत्पश्चात क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तत्पश्चात क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तत्पश्चात क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। तत्पश्चात क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में कर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया। इसमें प्रमुख थे मीर जाफर, मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद्र पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर ऑब्लिक मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद्र पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता प्रभारी, जगत सेठ ऑब्लिक फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इसमें प्रमुख थे मीर जाफर मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इसमें प्रमुख थे मीर जाफर मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता का प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर ऑब्लिक मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता का प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता का प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर ऑब्लिक मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता का प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। इनमें प्रमुख थे मीर जाफर ऑब्लिक मीर बख्शी सैन्य प्रमुख, अमीर चंद पूंजीपति, मणिक चंद कलकत्ता का प्रभारी, जगत सेठ फतेह चंद कलकत्ता का बैंकर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 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 प्लासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर आम्रकुंज में स्थित है। प्लासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर आम्रकुंज में स्थित है। प्लासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी के तट पर आम्रकुंज में स्थित है। प्लासी बंगाल के नदिया जिले के भागीरथी नदी तट पर आम्रकुंज में स्थित है। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। 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 क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से पहले ही नवाब के अधिकारियों के पक्ष में कर लिया था, अतः नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा और युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से पहले ही नवाब के अधिकारियों को पक्ष में कर लिया था, अतः नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा और युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से पहले ही नवाब के अधिकारियों को पक्ष में कर लिया था, अतः नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा और युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। क्लाइव ने षड्यंत्र के माध्यम से पहले ही नवाब के अधिकारियों को पक्ष में कर लिया था, अतः नवाब को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा और युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। नवाब की ओर से मीर मदान और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। नवाब की ओर से मीर मदन और मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। इस तरह बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस तरह बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस तरह बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस तरह बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। अब नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, जिसे अंग्रेजों ने धन संपदा प्राप्त की। अब नवाब अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था। अब नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, जिससे अंग्रेजों ने धन संपदा प्राप्त की। अब नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, जिससे अंग्रेजों ने धन संपदा प्राप्त की। अब नवाब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली था, जिससे अंग्रेजों ने धन संपदा प्राप्त की। इस तरह प्लासी विजय के पश्चात बंगाल की लूट आरंभ हुई। इस तरह प्लासी विजय के पश्चात बंगाल की लूट आरंभ हुई। इस तरह प्लासी विजय के पश्चात बंगाल की लूट आरंभ हुई। इस तरह प्लासी विजय के पश्चात बंगाल की लूट आरंभ हुई। के.एम. पनिकर प्लासी एक सौदा था, जिसमें बंगाल के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया।
के.एम. पनिक्कर। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया। के.एम. पनिक्कर। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया। के.एम. पनिक्कर। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया। के.एम. पनिक्कर। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल के कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना देश अंग्रेजों को बेच दिया। यदुनाथ सरकार। 23 जून 1757 में भारत का मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। यदुनाथ सरकार। 23 जून 1757 में भारत का मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। यदुनाथ सरकार। 23 जून 1757 में भारत का मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। यदुनाथ सरकार। 23 जून 1757 में भारत का मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। यदुनाथ सरकार। 23 जून 1757 में भारत का मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। मीर जाफर 1757 से 60। 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 नवाब बनते ही कंपनी को 24 परगना की जागीर दी तथा उपहार स्वरूप धन भी दिए। नवाब बनते ही कंपनी को 24 परगना की जागीर दी तथा उपहार स्वरूप धन भी दिए। नवाब बनते ही कंपनी को 24 परगना की जागीर दी तथा उपहार स्वरूप धन भी दिए। नवाब बनते ही कंपनी को 24 परगना की जागीर दी तथा उपहार स्वरूप धन भी दिए। नवाब बनते ही कंपनी को 24 परगना की जागीर दी तथा उपहार स्वरूप धन भी दिए। अंग्रेजों की निरंतर मांग से दुखी होकर मीर जाफर ने डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई जिसका पता अंग्रेजों को चल गया। अंग्रेजों की निरंतर मांग से दुखी होकर मीर जाफर ने डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई जिसका पता अंग्रेजों को चल गया। अंग्रेजों की निरंतर मांग से दुखी होकर मीर जाफर ने डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई जिसका पता अंग्रेजों को चल गया। अंग्रेजों की निरंतर मांग से दुखी होकर मीर जाफर ने डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई जिसका पता अंग्रेजों को चल गया। अंग्रेजों से की निरंतर मांग से दुखी होकर मीर जाफर ने डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई जिसका पता अंग्रेजों को चल गया। इसी क्रम में अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में पराजित किया तथा मीर कासिम को नवाब बनाया। इसी क्रम में अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में पराजित किया तथा मीर कासिम का नवाब बनाया। इसी क्रम में अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में पराजित किया तथा मीर कासिम का नवाब बनाया। इसी क्रम में अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में पराजित किया तथा मीर कासिम का नवाब बनाया। इसी क्रम में अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में पराजित किया तथा मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम 1760 से 63। 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 अंग्रेजों को वर्धमान मिदनापुर चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया तथा उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धन दिया। अंग्रेजों को वर्धमान मिदनापुर तथा चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया तथा उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धन दिया। अंग्रेजों को वर्धमान मिदनापुर चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया तथा उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धन दिया। अंग्रेजों को वर्धमान मिदनापुर चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया तथा उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धन दिया। अंग्रेजों को वर्धमान मिदनापुर चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया तथा उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धन दिया। अंग्रेजों को वर्धमान मिदनापुर चटगांव का क्षेत्र प्रदान किया तथा उपहार स्वरूप बड़ी मात्रा में धन दिया। इसी आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंसीटार्ट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। इसी आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंसीटार्ट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। इसी आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंसीटार्ट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। इसी आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंसीटार्ट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी। इसी आधार पर ब्रिटिश अधिकारी वेंसीटार्ट ने इस सत्ता परिवर्तन को क्रांति की संज्ञा दी, किंतु यह कोई क्रांति नहीं थी क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल को जनता की कोई भूमिका नहीं थी और न ही इस सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल के शासन में कोई परिवर्तन आया, किंतु यह कोई क्रांति नहीं थी क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी और न ही इस सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल के शासन में कोई परिवर्तन आया, किंतु यह कोई क्रांति नहीं थी क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी और न ही सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल के शासन में कोई परिवर्तन आया, किंतु यह कोई क्रांति नहीं थी क्योंकि सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी और न ही सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल के शासन में कोई परिवर्तन आया, किंतु यह कोई क्रांति नहीं थी क्योंकि सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी और न ही सत्ता परिवर्तन के पश्चात बंगाल के शासन में कोई परिवर्तन आया। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी नवाब अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी नवाब अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी नवाब अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी नवाब अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों द्वारा निर्मित कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी नवाब अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था। इसे इस दृष्टि से भी क्रांति नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीर कासिम से भी अंग्रेजों के आर्थिक हितों को चोट पहुंची। इसे इस दृष्टि से भी क्रांति नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीर कासिम से भी अंग्रेजों के आर्थिक हितों को चोट पहुंचा। इसे इस दृष्टि से भी क्रांति नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीर कासिम से भी अंग्रेजों के आर्थिक हितों को चोट पहुंची। इसे इस दृष्टि से भी क्रांति नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीर कासिम से भी अंग्रेजों के आर्थिक हितों को चोट पहुंची। इसे इस दृष्टि से भी क्रांति नहीं कहा जा सकता क्योंकि मीर कासिम से भी अंग्रेजों के आर्थिक हितों को चोट पहुंची। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई तथा वहां एक बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। साथ ही अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया जिसमें गुरगिन खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई तथा वहां एक बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। साथ ही
अपने सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया, जिसमें गुरगिन खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई तथा वहाँ एक बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। साथ ही अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया, जिसमें गुरगिन खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई तथा वहाँ एक बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। साथ ही अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया, जिसमें गुरगिन खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई तथा वहाँ बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। साथ ही अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया, जिसमें गुरगिन खां की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हॉर्ड समरू की नियुक्ति किया। सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हॉर्ड की नियुक्ति की। सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हॉर्ड की नियुक्ति की। सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हॉर्ड की नियुक्ति की। सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हॉर्ड समरू की नियुक्ति की। सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हॉर्ड समरू की नियुक्ति की। सेना के आधुनिकीकरण के लिए जर्मन अधिकारी वाल्टर रीन हॉर्ड समरू की नियुक्ति की। मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापार के अधिकार दस्तक पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरे राज्य से चुंगी की समाप्ति कर दी, जिससे अंग्रेजों की अवैध आय बंद होगी। मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापार के अधिकार दस्तक पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरे राज्य से चुंगी की समाप्ति कर दी, जिससे अंग्रेजों की अवैध आय बंद हो गई। मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापार के अधिकार दस्तक पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरे राज्य से चुंगी की समाप्ति कर दी, जिससे अंग्रेजों की अवैध आय बंद हो गई। मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापार के अधिकार दस्तक पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरे राज्य से चुंगी की समाप्ति कर दी, जिससे अंग्रेजों की अवैध आय बंद हो गई। मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे निःशुल्क व्यापार के अधिकार दस्तक पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए पूरे राज्य से चुंगी की समाप्ति कर दी, जिससे अंग्रेजों की अवैध आय बंद हो गई। अंततः इस मुद्दे पर अंग्रेजों को मीर कासिम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अंततः इस मुद्दे पर अंग्रेजों को मीर कासिम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अंततः इस मुद्दे पर अंग्रेजों को मीर कासिम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अंततः इस मुद्दे पर अंग्रेजों को मीर कासिम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। अंततः इस मुद्दे पर अंग्रेजों को मीर कासिम के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। इसी क्रम में वह बंगाल से भागकर अवध जा पहुंचा। इसी क्रम में वह बंगाल से भागकर अवध जा पहुंचा। इसी क्रम में वह बंगाल से भागकर अवध जा पहुंचा। इसी क्रम में वह बंगाल से भागकर अवध जा पहुंचा। इसी क्रम में वह बंगाल से भागकर अवध जा पहुंचा। मीर जाफर 1763 से 65। 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 मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी ओर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी ओर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी ओर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी ओर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी ओर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी ओर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो दूसरी ओर अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तथा अंग्रेजों ने अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तथा अंग्रेजों ने अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तथा अंग्रेजों ने अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तथा अंग्रेजों ने अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तथा अंग्रेजों ने अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ।
1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और हॉलवेल अस्थायी रूप से गवर्नर का दायित्व संभाला। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और हॉलवेल अस्थायी रूप से गवर्नर का दायित्व संभाला। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और हॉलवेल अस्थायी रूप से गवर्नर का दायित्व संभाला। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और हॉलवेल अस्थायी रूप से गवर्नर का दायित्व संभाला। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया और हॉलवेल अस्थायी रूप से गवर्नर का दायित्व संभाला। जुलाई 1760 में वेंसिटार्ट बंगाल को अस्थायी गवर्नर बना तथा बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ट ही था। जुलाई 1760 में वेंसिटार्ट बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना तथा बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ट ही था। जुलाई 1760 में वेंसिटार्ट बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना तथा बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ट ही था। जुलाई 1760 में वेंसिटार्ट बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना तथा बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ट ही था। जुलाई 1760 में वेंसिटार्ट बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना तथा बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ट ही था। जुलाई 1760 में वेंसिटार्ट बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना तथा बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ट ही था। इलाहाबाद की संधि। 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 हस्ताक्षरकर्ता दो पक्ष। 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 एक तरफ अंग्रेज क्लाइव, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अली गौहर और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। हस्ताक्षरकर्ता दो पक्ष। अंग्रेज एक तरफ अंग्रेज क्लाइव, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। हस्ताक्षरकर्ता दो पक्ष। अंग्रेज क्लाइव वर्सेस अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। हस्ताक्षरकर्ता दो पक्ष। अंग्रेज क्लाइव, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। इलाहाबाद की संधि। हस्ताक्षरकर्ता दो पक्ष। अंग्रेज क्लाइव वर्सेस अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। अंग्रेज क्लाइव, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। अंग्रेज क्लाइव, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। अंग्रेज क्लाइव, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। 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 नजमुद्दौला 1765 से 66। नजमुद्दौला 1765 66। नजमुद्दौला 1765 66। नजमुद्दौला 1765 से 66। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। इसी के समय इलाहाबाद की संधि की गई, जिसके लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया था। इसी के समय इलाहाबाद की संधि की गई, जिसके लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया था। इसी के समय इलाहाबाद की संधि की गई, जिसके लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया। इसी के समय इलाहाबाद की संधि की गई, जिसके लिए क्लाइव को लंदन से बुलाया गया। संधि के प्रावधान। 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 अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया और युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया और युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया और युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया और युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया और युद्ध के हर्जाने के रूप में अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किए। अवध पर बाह्य शक्ति का आक्रमण के समय अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब वहन करेंगे। अवध पर बाह्य शक्ति के आक्रमण के समय अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब वहन करेंगे। अवध पर बाह्य शक्ति के आक्रमण के समय अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब वहन करेंगे। अवध पर बाह्य शक्ति के आक्रमण के समय अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब वहन करेंगे। अवध पर बाह्य शक्ति के आक्रमण के समय अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब वहन करेंगे।
बनारस में गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। बनारस में गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। बनारस में गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। बनारस में गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। बनारस में गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। बनारस में गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। बनारस में गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को दे दी गई। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन गए। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन गए। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन गए। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन गए। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन गए। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज बंगाल के वैध शासक बन गए। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल शासक द्वारा अधिकृत थे। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल शासक द्वारा अधिकृत थे। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल शासक द्वारा अधिकृत थे। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल शासक द्वारा अधिकृत थे। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विजय ने भारत में उन्हें वैधता प्रदान की। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विजय ने भारत में उन्हें वैधता प्रदान की। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विजय ने भारत में उन्हें वैधता प्रदान की। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विजय ने भारत में उन्हें वैधता प्रदान की। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विजय ने भारत में उन्हें वैधता प्रदान की। यहाँ से अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यहाँ से अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यहाँ से अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। यहाँ से अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब बंगाल के लूट को संस्थागत रूप दिया गया। इस तरह बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। अब बंगाल के लूट को संस्थागत रूप दिया गया। अब बंगाल के लूट को संस्थागत रूप दिया गया। अब बंगाल के लूट को संस्थागत रूप दिया गया। अब बंगाल के लूट को संस्थागत रूप दिया गया। अब बंगाल के लूट को संस्थागत रूप दिया गया। इस तरह बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस तरह बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस तरह बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस तरह बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस तरह बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध माना जाता है। द्वैध शासन 1765 से 72। 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 नवाब नज्म द्वैध शासन 1765 से 72। नवाब नजमुद्दौला दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार। द्वैध शासन 1765 से 72। नवाब नजमुद्दौला दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार। द्वैध शासन 1765 से 72। नवाब नजमुद्दौला दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार। द्वैध शासन 1765 से 72। नवाब नजमुद्दौला दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार। द्वैध शासन 1765 से 72। नवाब नजमुद्दौला दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार। द्वैध शासन 1765 से 72। नवाब नजमुद्दौला उत्तरदायित्व है, शक्ति नहीं। दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार अधिकार है, उत्तरदायित्व नहीं। नवाब नजमुद्दौला उत्तरदायित्व है, शक्ति नहीं। दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार अधिकार है, उत्तरदायित्व नहीं। नवाब नजमुद्दौला उत्तरदायित्व है, शक्ति नहीं। दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार अधिकार है, उत्तरदायित्व नहीं। नवाब नजमुद्दौला उत्तरदायित्व है, शक्ति नहीं। दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार अधिकार है, उत्तरदायित्व नहीं। नवाब नजमुद्दौला उत्तरदायित्व है, शक्ति नहीं। दीवान अंग्रेज राजस्व अधिकार अधिकार है, उत्तरदायित्व नहीं। क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में नजमुद्दौला के समय द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में नजमुद्दौला के समय द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में नजमुद्दौला के समय द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में नजमुद्दौला के समय द्वैध शासन की स्थापना की गई। क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में नजमुद्दौला के समय द्वैध शासन की स्थापना की गई। अवधारणा के जनक लियोनस कार्टिस। 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 दीवान अधिकार कंपनी के पास, जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया। दीवान अधिकार कंपनी के पास, जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया। दीवान अधिकार कंपनी के पास, जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया। दीवानी अधिकार कंपनी के पास, जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया। दीवानी अधिकार कंपनी के पास, जबकि प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो व्यक्तियों का शासन मौजूद था। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो व्यक्तियों का शासन मौजूद था। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो व्यक्तियों का शासन मौजूद था। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो व्यक्तियों का शासन मौजूद था। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो व्यक्तियों का शासन मौजूद था। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था। द्वैध शासन लागू करने के कारण। 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 द्वैध शासन लागू करने के कारण कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष शासन करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता, जिससे आर्थिक लाभ बाधित हो सकते थे। कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष शासन
करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता, जिससे आर्थिक लाभ बाधित हो सकते थे। कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष शासन करने से उन्हें असंतोष का सामना करना पड़ता, जिससे आर्थिक लाभ बाधित हो सकते थे। कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष शासन करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता, जिससे आर्थिक लाभ बाधित हो सकते थे। कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष शासन करने से उन्हें असंतोष का सामना करना पड़ता, जिससे आर्थिक लाभ बाधित हो सकते थे। अतः आर्थिक लाभ की प्राप्ति हेतु लागू 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 अर्थात आर्थिक लाभ की प्राप्ति हेतु लागू। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने से बंगाल मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों से विरोध का भय था। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने से बंगाल मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भय था। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने से बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों से विरोध का भय था। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने से बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों से विरोध का भय था। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने से बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों से विरोध का भय था। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने से बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों से विरोध का भय था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष भी हो सकता था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष भी हो सकता था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष भी हो सकता था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष भी हो सकता था। वस्तुतः उन्हें कर देने पर बाध्य करने के लिए संघर्ष भी हो सकता था। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी द्वैध शासन लागू प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी द्वैध शासन लागू प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए भी द्वैध शासन लागू। यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी, जिसे बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी, जिसे बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी, जिसे बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी, जिसे बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। यदि कंपनी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी, जिसे बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। परिणाम 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 कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, जिससे बंगाल में अवस्था फैली। कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, जिससे बंगाल में अवस्था फैली। कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, जिससे बंगाल में अवस्था फैली। कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, जिससे बंगाल में अवस्था फैली। कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने के कारण कानून व्यवस्था की कमजोर हुई, जिससे अव्यवस्था फैली बंगाल में। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, फलतः किसानों की स्थिति दयनीय हुई। वस्तुतः द्वैध शासन के पूर्व 1760-65 में 80 लाख भू राजस्व की राशि थी, जो 1765-66 में 1.49 करोड़ रुपये हो गई। वस्तुतः द्वैध शासन से पूर्व 1760-65 में 80 लाख भू राजस्व की राशि थी, जो 1765-66 में 1.49 करोड़ रुपये हो गई। वस्तुतः द्वैध शासन के पूर्व 1760-65 में 80 लाख रुपये भू राजस्व की राशि थी, जो 1766 में 1.49 करोड़ रुपये होगी। वस्तुतः द्वैध शासन के पूर्व 1760-65 में 80 लाख रुपये भू राजस्व की राशि थी, जो 1765-66 में 1.49 करोड़ रुपये हो गई। वस्तुतः द्वैध शासन से पूर्व 1760-65 में 80 लाख भू राजस्व की राशि थी, जो 1765-66 में 1.49 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अत्यधिक बल देने लगा तो कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अत्यधिक बल देने लगा तो कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगा तो कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे तो कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुई बंगाल पर नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुई बंगाल पर नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुई बंगाल पर नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुई बंगाल नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। अंततः 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। इस तरह प्लासी से शुरू हुई बंगाल पर नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। नोट 1765 में क्लाइव ने राजस्व वसूली हेतु 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया। 1765 में क्लाइव ने राजस्व वसूली के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया।
1765 में क्लाइव ने राजस्व वसूली हेतु 2 उपदीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सीतब राय को नियुक्त किया। 1765 में क्लाइव ने राजस्व वसूली के लिए 2 उपदीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सीतब राय को नियुक्त किया। 1765 में क्लाइव ने राजस्व वसूली हेतु 2 उपदीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा और खां और बिहार के लिए सीतब राय को नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सीतब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सीतब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सीतब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सीतब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सीतब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सीतब राय, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए सीतब राय। हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव।